देखो कल एक सवाल दिए थे, बन गया है? नहीं बना होगा। आर प्लस एक्सएल प्लस एक्ससी, यही ना था? तो आप लोग को मालूम होगा एक्सएल जो होता है इसका फॉर्मूला ओमेगा एल होता है, ये 1/ओमेगा सी होता है। तो इस दोनों में देखा जाए तो ओमेगा एल का मान ज़्यादा बड़ा होगा और इसका क्या होगा, छोटा। तो इसीलिए हम इसका तीर ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और इसका तीर छोटा रख रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट कनेक्ट होगा, तो ये इसके साथ आके कनेक्ट होगा। ये एक्सेल हो गया और इस पॉइंट पे ये आके यहाँ जुड़ जाएगा, एक्स सी, और वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, आर। ये जुड़ गए। अब बताओ, प्रतिरोध प्रतिघात ये भी है, प्रतिघात ये भी है, लेकिन ये उल्टा है, ये सीधा है। अगर ये 20 हो, ये 5 हो, तो ये 20 में से 5 कम हो जाएगा और कितना बच जाएगा, 15। तो बोलो इसका जो तीर है थोड़ा और छोटा हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो फिर बराबर में क्या रिजल्ट आएगा, ये ऐसा ही रहेगा और ये थोड़ा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बताओ ये छोटा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेल से एक्ससी घट गया, तो हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्सेल माइनस एक्ससी, और ये पहले से क्या था, आर था, और ये अगर मिला देंगे तो बोलो ये जेड होगा और ये क्या कहलाएगा, 5। तो उस कंडीशन में हमारे पास अब जो फॉर्मूला होगा जेड का वो क्या होगा, √R² प्लस एक्सेल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, या फिर R² प्लस एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर का √, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हम इसमें शक्ति गुणांक निकालेंगे, शक्ति गुणांक, तो cos फाई होगा, जिसमें फॉर्मूला हो जाएगा R बटा में Z। तो Z का मान क्या होगा, √R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। कल वाला जो 3 नंबर दिए थे बनाने के लिए वही है ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने 3 परिपथ अलग अलग पढ़े, एक आर परिपथ पढ़ा, एल परिपथ पढ़ा और सी परिपथ, ये तीनों अलग अलग पढ़े। अब हम लोग दोनों दो दो करके परिपथ बनाएंगे। तो देखा जाए तो इन दोनों से एल आर परिपथ एक बनेगा, एल आर परिपथ के अलावा एक आपका एल सी परिपथ बनेगा और एगो सी आर परिपथ बनेगा। 3 परिपथ
को अब बारी बारी से पढ़ेंगे और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, LCR। तो बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं LR परिपथ में प्रतिबाधा धारा और शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें। हम लोग को LR परिपथ में तीन चीज निकालने के लिए पूछ सकता है। एक पूछ सकता है प्रतिबाधा यानी Z का मान, दूसरा धारा यानी I का मान, और तीसरा शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई का मान। ये तीनों मान हम कैसे निकालेंगे LR परिपथ में, उसके लिए सबसे पहले LR परिपथ बनाया जाएगा। तो LR परिपथ में आपका ये देखिए, याद कीजिए, ये L है और R कैसे बनाते हैं, इस तरह से। ये प्रतिरोध हो गया, ये L और ये C, और इसमें हम सप्लाई कर देते हैं AC। ठीक है, क्या बोलो? अच्छा हाँ, ये R होगा ना, ये R हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग पीछे का तीन जो चीज पढ़ चुके हैं वही बहुत काम में आएगा। L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ, उसी के सहायता से ही ये सब निकल पाएगा। तो याद करो, L और C में कौन आगे कौन पीछे, कैसे चल रहा था ये L और R में? अच्छा, L ऊपर कि नीचे? ऊपर। R नीचे, पूरब दिशा में। बस वही फिगर बनाना है। तो इसमें हम लोग को इसको देख करके हम यहाँ पे लिखेंगे इनके बीच के बारे में। जैसे कि इसका जो रुकावट होता है L परिपथ का, तो L परिपथ का रुकावट को हम लोग एक्सेल बोलते हैं, इसके प्रतिघात को। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें कितना का कलांतर होता है, π/2 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बताइए, जो आप लोग को हम लोग इसमें LR परिपथ में हमने देखा था कि कौन किसके आगे होता है। तो ऐसे ये ऊपर है, तो यहाँ वोल्टेज था, किसका वोल्टेज था? एक्सेल का, और इधर क्या था? R। समझ में आया? और इसको हम लोग धारा बोलते थे। तो धारा से आगे कौन है? वोल्टेज। वोल्टेज आगे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि LR परिपथ में है ना, धारा I से π/2 है ना, π/2 कला आगे एक्सेल का वोल्टेज E होता है। बोलो, समझ में आया? LR परिपथ में धारा जो होती है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, ये R हो गया जो धारा के लिए हम सिंबल बनाए हैं। ये क्या हो गया? π/2 एंगल हो गया। इससे आगे होता है π/2 एंगल, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा कि π/2 है। और ये किसका पहचान हो गया? एक्सेल। तो ये आगे हुआ। तो बोलो, इसके बीच में जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? Z कहेंगे। समझ में आया? अब इस कंडीशन में यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो क्या होगा? फाई होगा। अब बताओ क्या क्या निकालना है? प्रतिबाधा, धारा, शक्ति गुणांक। तो प्रतिबाधा बोलो किसको बोलते हैं? Z को बोलते हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिबाधा Z बराबर, अब बताइए कौन सा नियम लगेगा? है तो पूरा R है, तो एक्सेल स्क्वायर और R स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रतिबाधा Z बराबर एक्सेल का स्क्वायर या R का स्क्वायर प्लस
एक्सएल का स्क्वायर रूट ओवर, और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रतिबाधा निकल गया। अब क्या चाहिए, धारा। धारा आई का फॉर्मूला याद कीजिए, एल आर परिपथ में क्या बताए थे, एल आर परिपथ में ई बटा जेड, याद आया। अब जेड का मान भर दीजिए तो धारा का मान हो जाएगा ई बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये हमारा धारा का हो गया। अब क्या चाहिए, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक को हम क्या बोलते हैं, cos 5। तो cos 5 बराबर बोलिए क्या होगा, cos 5 बराबर आर बटा जेड होगा, आर बटा में जेड, आधार बटा कर्ण। तो cos 5 बराबर आर बटा जेड का मान क्या है, हाँ, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये शक्ति गुणांक निकल गया, देखो तीनों निकल गया। ऐसे ही हमें, जल्दी उतरो, अब तुम लोग बताओ बदलाव इसमें कहाँ होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, हम बदलते जा रहे हैं, आप लोग बताते जाइए। सी आर है, मन एल आर है तो सी आर, अलग कर से करते हैं तो आपको पता चल जाए कहाँ बदलाव किए हैं। आप बताइए, एल आर के जगह पर यहाँ भी सी आर, परिपथ में धारा आई से पाई बाई 2 कला। और सोचो, और सोचो, जहाँ आगे है वहाँ पीछे हो जाएगा, बुझाया। पीछे एक्सी का वोल्टेज ई होता है, और फिगर में भाई नीचे बनेगा, यानी ये फिगर ऐसे नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा, ऐसे, याद आया कुछ। और ये आर था, ये एक्स सी था, ये जेड, और ये क्या था 5। फिगर में बदलाव कहाँ होगा, एल के जगह पर सी हो जाएगा। अब बोलो, इसमें सब ठीक है ना। तो चलो इसके बाद बताओ इसमें कहाँ बदलाव होगा, भाई हटा दें, और यहाँ भी, यहाँ पर एक्स सी का स्क्वायर, और यहाँ 1 बाई सी ओमेगा, चाहे ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें यहाँ केवल यहाँ 1 बाई सी ओमेगा का होल स्क्वायर, इसमें 1 बाई सी ओमेगा का होल स्क्वायर। अब बोलो, सब भारी बुझा रहा है, आसान लग रहा है ना, यही होना चाहिए। चल, इसमें क्या बदलाव करेंगे अब, इसको हटाकर यहाँ एल सी हो जाएगा, और यहाँ पे एल सी परिपथ में धारा आई और पाई बाई 2। पीछे कुछ नहीं होता है, एगो ऊपर होता है, एगो नीचे होता है। तो बोलो कोई ऊपर और नीचे हो तो कितना कोण बनेगा, हाँ 180। तो यहाँ सारा कहानी ही बदल जाएगा। एलसी परिपथ में धारा आई और वोल्टेज, यहाँ पे ये पूरा बात हट जाएगा। धारा आई और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, या पाई बोल सकते हो, होता है। अब फिगर बताओ कैसे बनेगा,
एगो ऐसे एक्स सी, और ये हो जाएगा एक्सेल। हो गया, ये फिगर हो गया। यहाँ पे एल सी, तो एल हो गया और ये हो गया सी। इसके बाद बताइए प्रतिबाधा जेड ये कैसे निकलेगा। आइए समझते हैं। यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है? एक्सेल बड़ा है। होगा ये कि एक्सेल का वैल्यू अगर 20 है और एक्सी का वैल्यू 5 है, तो इसमें से ये इतना खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? और रिजल्ट में क्या आएगा? 15 आएगा। तो इससे होगा क्या कि इसके बराबर में जो रिजल्ट आने वाला ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा एक्सेल माइनस एक्सी, और यही कहलाएगा जेड। बात समझ में आया? तो यहाँ पे प्रतिबाधा स्क्वायर में नहीं होगा, सीधा सीधा क्या होगा? एक्सेल मैट्रिक्स माइनस एक्सी। ये चिन्ह का मतलब जानते हो? इसको मैट्रिक्स माइनस बोला जाता है। मैट्रिक्स माइनस का मतलब होता है कि इसमें दोनों में जो बड़ा होगा उसी से छोटे को घटाना है। जैसे मान के चलो हम तुमसे कहे 6 मैट्रिक्स माइनस 2, लिख दिए 2 मैट्रिक्स माइनस 6, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर 4 होगा, इसका भी आंसर 4 होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स माइनस का साइन लगा रहेगा, तो इसका मतलब 6 से 2 घटाना है, बड़े से छोटे को घटाना। क्लियर हो गया? तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्सेल मैट्रिक्स माइनस एक्सी इक्वल क्या होगा? एक्सेल का ओमेगा एल मैट्रिक्स माइनस 1/c ओमेगा। ये रहा आपका फॉर्मूला जेड का। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? धारा ओमेगा एल मैट्रिक्स माइनस 1/c ओमेगा, और यहाँ भी वही सेम ओमेगा एल मैट्रिक्स माइनस 1/c ओमेगा। बुझा गया? बोलिए कहाँ बदलाव होगा? यहाँ पे आ जाएगा आर। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, धारा और शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें। भाई पूरा हट जाएगा। इसमें और भी चीजें जुड़ जाएगी। अनुनाद क्या है? समझाएं। एवं अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ वही समझाएंगे, देखो ध्यान से। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, धारा और शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त करना है। अनुनाद क्या है इसके बारे में समझाना है, और ये भी समझाना है कि नहीं, समझा करके अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब साथ साथ 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो पहले तो हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लेते हैं, फिर सोचेंगे कि अनुनाद क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो पहले क्या करेंगे? एलसीआर परिपथ बना लेंगे। एल सी आर हो गया। एलसीआर परिपथ हो गया ये। अब इस एलसीआर परिपथ में
हम लोगों ने पढ़ा था कि इस डायरेक्शन में r होगा, ऊपर xl, नीचे xc, ये होगा। और इसके बराबर में हमें क्या प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था xl माइनस xc, इसको बोलेंगे r, ये z और ये बीच का कोण फाई। अब इसी का हेल्प से हम क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा z बराबर बताइए क्या हो जाएगा? रूट अंडर r² प्लस xl माइनस xc का होल। यहाँ मैट्रिक्स एक माइनस का भी प्रयोग किया जा सकता है। r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/c ओमेगा या ओमेगा c का होल स्क्वायर रूट ओवर। ये आपका धारा का फॉर्मूला हो जाएगा, r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर का रूट ओवर। शक्ति गुणांक सेम टू सेम, यहाँ पे r² प्लस ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया। अब बात ये है कि आपको ये जानना है कि अनुनाद क्या है। तो अनुनाद को समझिए ध्यान से, हम खाली ऐसे समझा दे रहे हैं। अनुनाद के बारे में तो अगले दिन ही बताएंगे, पहले ध्यान से सुनो अनुनाद क्या होता है, तो उसके बाद इसको उतार लेना। अच्छा ऐसा करो कि पहले उतार लो इतना, और आधा क्वेश्चन का आंसर तो बाकी रह गया, और थोड़ा सा अनुनाद समझा देंगे और फिर कल लिखवा देंगे। नहीं, अब सुनो अनुनाद क्या है। अनुनाद का मतलब ये वो नाद नहीं जिसमें भैंस खाती है। अनुनाद का मतलब, इंग्लिश में आप एक वर्ड सुने होंगे रेजोनेंस, नहीं सुने हो? कोई बात नहीं, हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के लिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं ताली बजाने वाला उदाहरण। मान लीजिए कि कोई सभा है और आप लोग को ताली बजाने के लिए कहा गया। जैसे कोई आदमी स्पीच दिया, ताली बजाना शुरू किए, तो सब कोई ताली अपना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग ताली जो बजा रहा है, कोई आगे कोई पीछे ऐसे करके ताली बजा रहा है। लेकिन वही स्काउट ताली आप देखेंगे तो वो एक साथ बजाया जाता है। तो दोनों ताली में बताओ क्या अंतर है? दोनों ताली में ये अंतर है कि जब सब कोई एक साथ एक बार बजाएगा तो आवाज़ जोर से निकलेगा। समझ में आया? और वही इधर उधर कोई बजाएगा तो आवाज़ जोर से नहीं निकलेगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आर्मी वाले जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मार्च करते हैं, आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे, तो वो अपना पैर एक साथ उठाते हैं और एक साथ रखते हैं। तो जब वो लोग चलते हैं ना, तो उनके चलने का जो गड़गड़ाहट है वो बहुत बेजोर होता है। जहाँ वो लोग एक साथ कदम रखते हैं तो उसका फोर्स ज़्यादा पड़ता है। ऐसे बहुत सारा लोग यहीं न चले तो उससे कोनो खास फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आवाज़ उतना निकलता है। ये छोड़ो, और भी एग्जाम्पल ले लो। एक झूला झूल रहे हो, मान लो पैर पर रस्सी बांध दिए, आज झूलना शुरू कर दिए। अब कोई झूला झूल रहा है तो पहले जब उधर गया, ठीक है, अगर इस तरफ से गया तो हम पीछे से क्या कर दिए, हल्का सा ऐसे धक्का दे दिए, जिधर जा रहा है उधर है। फिर उधर से आया, जिस डायरेक्शन में जा रहा है बस हल्का सा हाथ दे दिए, उसी डायरेक्शन में से धक्का दे दिए। जैसे जैसे वो आ रहा है हल्का हल्का हम धक्का देते जा रहे हैं, तो बताओ इससे क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ सारे एग्जाम्पल में एगो बात देख रहे हो, कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है
कि जो भी काम हो रहा है अगर सामूहिक रूप से एक साथ एक ही दिशा में हो, समझ में आया, तो उसका असर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जैसे एक साथ पैर का गिराना, एक साथ सबको ताली बजाना, एक साथ एक ही बात को, जैसे गाना गाने में देख लो, अब जन गण मन गाना जाता है, तो जन गण मन जो है गाना गाता है लोग, जैसे ही शुरू होता है तो कोई जन गण मन गा रहा है, कोई वही में गण जो भुला गया गाते गाते, उसके बाद कोई वंदे मातरम वही में शुरू कर देता है, बुझा रहा है, किसी को कुछ नहीं यार, जन गण ऐसे इधर उधर देखने लगेगा, भुला गया तो अधिनायक की अब की पा के रुक गया। अब क्या है कि सब कोई अगर गा रहा है, एक साथ अगर गाएगा तो आवाज खूब बुलंद होगा। अब 2 आदमी या 3 आदमी को एक साथ गीत गाते कहो तो एक साथ सुर में जब गाएगा, एक साथ गाएगा। अब कोई इधर गा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, वो अलग गा रहा है, वो अलग गा रहा है, एक साथ गाएगा तो आवाज बहुत बुलंद आएगा। तो होता क्या है कि जब हम एक साथ कोई भी काम करते हैं, एकदम साथ में काम करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो तरंगे बनती है ना, वो एक साथ जुड़ जाती हैं और एक बड़ा सा तरंग का निर्माण होता है। समझ में आया? और इससे क्या होता है कि ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं रेजोनेंस। अब जैसे एक गेम हम लोग खेलते हैं, धके धबधबा देते हैं। अब एक आदमी के मान लो कि मारे के बाद, और 4-5 आदमी है, तो 4-5 आदमी पहले एक वाला धबाक, दूसरा वाला फिर धबाक, ऐसे मार रहा है। अगर हमने कहे कि 3 के गिनती पर मारे के बाद 1 2 और 3, जैसे 3 करके 4-5 गोरा एक के साथ गिरा, अरे वाह, जाके बैठ जाइए होने। बताओ काहे ऐसे हुआ? क्योंकि एक बार तो जो इधर उधर मार रहे थे वो रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस किसको कहेंगे? एक साथ में जो कार्य तुम करोगे, एक साथ में वो रेजोनेंस है। समझ में आया? एक साथ में बोलना, एक साथ ताली बजाना, ये बात समझ रहे हो? ये सब के सब क्या है? रेजोनेंस है। क्लियर हो गया? रेजोनेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुनाद। बोलो, अनुनाद होने से ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाएगा।